एवोल्यूशन। देखो देखो ये मिलर और यूरे का एक्सपेरिमेंट है ना। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको क्या पढ़ाया था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? ओपेरिन और हेल्डेन का कॉन्सेप्ट, है ना। तो मेरी बात को समझो, सीक्वेंस समझना। सबसे पहले आते हैं ओपेरिन और हेल्डेन। ओपेरिन और हेल्डेन ने कहा कि भाई प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर कैसा कैसा था, है ना, बताया ना, क्या क्या कॉम्पोजिशन था गैसेस का, बताया। तो इन्होंने ये बताया, प्लस उन्होंने ये बताया कि केमिकल से ही लाइफ का एवोल्यूशन हुआ होगा, ये बात भी बताई। ओपेरिन और हेल्डेन ने किसी चीज को किसी एक्सपेरिमेंट से प्रूव नहीं किया, है ना, फिर क्या बना होगा। लेकिन उन्होंने पूरी वो थ्योरेटिकली बात समझाई कि ऐसा ही हुआ होगा, ठीक है, अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे। लेकिन ऐसा कोई इन टोटल एक मतलब एविडेंस, उन्होंने एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं दिया कि नहीं देखो ऐसा ही हुआ, है ना। तो अब इसके बाद दो लोग आते हैं, उनका नाम था स्टैनले मिलर और यूरे, है ना। तो ये जो स्टैनले मिलर था, ये प्रोफेसर था, ठीक है। तो मिलर एंड यूरे, मिलर और यूरे ने क्या किया, यूरे उसका एक ग्रेजुएशन का स्टूडेंट था, मिलर प्रोफेसर था। मिलर ने कहा कि मैं सीक्वेंस बताता हूं कि कैसे कैसे चीजें हुई। मिलर ने अपनी कहानी बताई। यूरे ने कहा कि लेकिन मिलर ने कहा कि तुम इस बात को हम प्रूव कर सकते हैं अगर तुम ऐसा कोई एक्सपेरिमेंटल और लाइक एक्सपेरिमेंटल कोई टेबल या एक्सपेरिमेंटल रूम ऐसा बना दो जिसमें इस तरह की कंडीशंस क्रिएट हैं। यूरे ने कहा कि मैं ऐसा एक एक्सपेरिमेंटल ऑपरेटस बनाऊंगा जिस ऑपरेटस पे एक्सपेरिमेंट करके अपन प्रूव कर सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा या नहीं हुआ। मिलर ने कॉन्सेप्ट दिया और यूरे ने क्या किया, उसको लाइव कर दिया। तो यूरे ने ये जो आपको एक्सपेरिमेंट दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा है ना, ये एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये यूरे का था। यूरे ने कहा कि मैं वो सब सिमुलेशन लैब में क्रिएट कर देता हूं जो उस समय रही हूं। तो पहले सबसे पहले आते हैं, तो सबसे पहले यहां पर आप देखो कि अमोनिया, मीथेन, वाटर और, है ना, ये यूरिया, सॉरी, अमोनिया, मीथेन, वाटर और हाइड्रोजन, ये प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में गैसेस का कॉम्पोजिशन था। तो उसने क्या किया, एक ऐसा इस तरह का ग्लास का एक टेबल में बड़ा सा एक चेंबर बनाया और उस चेंबर के अंदर ये गैसेस भर दिया। तो यहाँ पे इन चीजों ने क्या क्रिएट कर दिया, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, है ना। तो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर तो क्रिएट हो गया। अब क्या था, लगातार बिजली चमक रही थी, है ना, लाइटनिंग हो रही थी। लाइटनिंग को सिमुलेट करने के लिए उसने क्या किया कि लाइटनिंग को सिमुलेट करने के लिए उसने यहां पर लाइटनिंग को सिमुलेट करने के लिए उसने इलेक्ट्रोड्स लगा दिए 75,000 वोल्ट का, है ना। तो यहाँ पे 75,000 वोल्ट का, वॉट का, सॉरी, 75,000 वॉट का। तो यहाँ पे 75,000 वो, सॉरी, नॉट वोल्ट, वोल्ट ही था, वोल्ट है, 75,000 वोल्ट का। यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड लगा दी, इनमें लगातार स्पार्किंग होती रही। इन्होंने बिजली के कड़कने से जो इलेक्ट्रिसिटी, लाइट की सप्लाई हो रही थी, है ना, मतलब वहां पे चार्ज जो सप्लाई हो रहा था, उस कंडीशन को, सिमुलेशन को क्रिएट कर दिया। तो सोर्स ऑफ एनर्जी जो स्पार्कलिंग से हो रही थी वो उसने क्रिएट कर दिया। अब दूसरा क्या था कि यहाँ पे टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड था, है ना, लगातार स्पार्किंग होती रही। अब तीसरी चीज क्या हो रही थी, उसने ये कहा था कि लगातार अर्थ बहुत ज्यादा गर्म थी, नीचे से वोल्केनो इरप्ट हो रहे थे, अर्थ का खुद का टेम्परेचर बहुत, जो जैसे पानी गिरता था वो तुरंत इवेपोरेट हो जाता था। तो पहले कंडेंसेशन फिर इवेपोरेशन। तो उसने क्या किया, कंडेंसेशन मतलब बारिश होने के लिए उसने इस चीज को सिमुलेट करने के लिए यहाँ पे कंडेंसर लगा दिया। ये तो रेन के लिए हो गया, है ना। और यहाँ के लाइटनिंग का सिमुलेशन हो गया, ये रेन का सिमुलेटर हो गया। कंडेंसर ये ऐसे लगाते, यहाँ से ठंडा पानी जाता था और यहाँ से गर्म होने के बाद पानी निकल आता था। तो ये बारिश होने से अर्थ ठंडी हो रही थी और फिर वो उसको वाटर इवेपोरेट हो रहा था। इस सिमुलेशन को क्रिएट, बारिश होने वाले सिमुलेशन को क्रिएट करने के लिए कंडेंसर लगा। ये नीचे यहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा था, दैट इज सिमुलेटेड
प्रिमोडियल सी, है ना, तो जो ओशंस बने होंगे उसके लिए यहाँ पे वाटर कलेक्ट करने के लिए उसने बना दिया। तीसरी चीज क्या थी कि अर्थ की जो इंटरनल हीट थी, मतलब वोल्केनो को, ठीक है, तो यहाँ पे वोल्केनो से जो हीट क्रिएट हो रही थी उसको उसने क्रिएट करने के लिए क्या किया कि यहाँ पर एक हीटर लगा दिया, है ना, तो ये हीटर इसने लगाया 11,000 वॉट का एक हीटर लगा दिया, ठीक है, 11,000 वॉट का एक इसने हीटर लगा दिया। अब यहाँ पे लगातार हीट हो, ये एक्सपेरिमेंट लगातार चलता रहा और कितने दिन तक चला, एक्सपेरिमेंट लगातार 18 दिन तक चला। 18 डेज के एक्सपेरिमेंट के बाद और बीच बीच से यहाँ पे उस सैंपल को कलेक्ट करके एनालाइज करते रहे, तो उन्होंने 18 डेज के एक्सपेरिमेंट के बाद देखा कि जब इसको चेक किया गया कि क्या क्या इसमें बना, तो उन्होंने देखा कि इसमें एमिनो एसिड बन गया, शुगर का फॉर्मेशन, कौन सी पेंटोज शुगर वगैरह का फॉर्मेशन हो गया। इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, ऑर्गेनिक एनालाइजिंग के बेसिस पे इसने कहा कि तय है कि जो अर्थ का जो लाइफ का एवोल्यूशन हुआ, वो लाइफ कैसे इवॉल्व हुई, केमिकल के रिएक्शन के थ्रू ही लाइफ इवॉल्व हुई, ठीक है। फिर आगे की कहानी पढ़ते हैं कैसे कैसे और लोगों ने क्या कंट्रीब्यूट किया, समझ आया? हाँ जी, क्लियर है, सबको समझ में आ गया ना? अरे हाँ ना, कुछ बोलते रहो बीच बीच। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। क्या रिपीट करते हैं, तुम कहाँ थे अभी? सर मैं यही था सर, वो कंडेंसर जो आपने बोला ना। हाँ कंडेंसर, अच्छा मुझे लगा तुम्हें पूरा एक्सपेरिमेंट रिपीट कर दो। कंडेंसर देखो, नहीं नहीं। कंडेंसर क्या कर रहा था, बारिश हो रही थी तो बारिश होने से और ठंडी हो जा रही थी और वाटर इवेपोरेट हो जा रहा था, तो बारिश होने से जो और ठंडी हो जा रही थी उस काम को करने के लिए इसने कंडेंसर लगा दिया। कंडेंसर क्या करता है, ये पानी, कभी ट्यूबवेल वगैरह इंजन चलते देखा है, एक तरफ से पानी जाता है दूसरी तरफ से पानी निकलता है, तो एक तरफ से पानी जाता था दूसरी तरफ से पानी निकल रहा है, तो ये क्या कर रहा है, अर्थ को ठंडी करने का काम कर, जो कि काम बारिश कर रही थी, तो बारिश के सिमुलेशन को क्रिएट करने के लिए इसने कंडेंसर लगाया। फिर क्या हुआ, अब बारिश हो रही थी और ठंडी हो रही, लेकिन साथ में क्या, वाटर इवेपोरेट भी हो रहा था, उस किसकी वजह से, वोल्केनो की वजह से, कि वोल्केनो इरप्ट हो रहे थे, अर्थ का टेम्परेचर इंटरनल टेम्परेचर था जिससे वो इवेपोरेट हो रहा था, उसके लिए उसने क्या किया, यहाँ पे हीटर लगा दिया, ठीक है, और प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया। क्लियर? सर हम्म, सर ये पूछना था सर, कंडेंसर में आपने बोला जा भी रहा था और आ भी रहा था सर, तो वो पाइप लगा के वाटर देता था? ना ना, कंडेंसर क्या होता है ना मैत्री, ये अंदर नहीं जाता है, समझे ना, ये वाटर की कॉइल होती है, ऊपर लिपटी हुई होती है ना, तो एक तरफ से वाटर सप्लाई होता है, वाटर अंदर थोड़ा जाता है, एक ऐसा पाइप है, एक ऐसा पाइप है जिसके अंदर गर्म पानी भरा हुआ है, और मैंने क्या किया कि इसके ऊपर एक दूसरा पाइप लपेट दिया जिसमें ठंडा पानी बह रहा है, तो क्या इस पाइप की हीट को एब्जॉर्ब करता रहेगा ठंडा पानी, एक तरफ से पानी जा रहा है दूसरी तरफ से आ रहा है, तो क्या करेगा, इस पाइप को ठंडा करेगा ना, वही तो कंडेंसर अच्छा होता है। दैट्स इट। अच्छा अच्छा, ये सही समझ गया हम्म, सर। तो वो बेसिकली वो एयर वाला काम कर रहा था, कूलिंग इफेक्ट का। कूलिंग इफेक्ट कर रहा था, रेन का काम कर रहा था। क्लियर? चलो, अब इसमें सिर्फ पॉइंट्स नोट कर लो जो पूछे जा सकते हैं। सर 18 डेज में आपने वीक बताया था? ना ना, वीक नहीं बताया, वो मैंने काट दिया, वो गलत दिखा था, गलत इन्फॉर्मेशन, इसलिए मैंने ओके उसको ओके। कट कर दिया, नीचे जैसे 80 लिखा है, 80 100 800 था टेम्परेचर। 18 डेज चला था, नोट करो। In 1953, in 1953, स्टैनले मिलर, in 1953, और इस ईयर में और भी कोई इंसिडेंसेस हुए थे क्या, और भी कोई इंसिडेंस हुआ था इस ईयर में? अरे जीवन व्यर्थ है तुम्हारा, बायोलॉजी पढ़ना व्यर्थ है भाई, इट इज ऑल फ्यूटाइल टू स्टडी बायोलॉजी, इट इज अ लैंडमार्क ईयर when we got something very precious। अरे भाइयों, अच्छा एक बात बताओ, एच एफ सी वॉटसन, सॉरी एफ एच सी क्रिक और जेडी वॉटसन, इनको नोबेल प्राइज कब मिला? बोलो मूर्खो। 1953। एक घूसा पड़ेगा तुम्हारे। हाँ 1953। सेल थ्योरी कौन बता रहा है, सेल थ्योरी मैत्री बता रही है, दो घूसे मारने चाहिए तुम्हारे तो। सेल थ्योरी जेडी वॉटसन और स्टैनले, एच एफ सी क्रिक, वॉटसन और क्रिक जिनको आप बोलते हो, उन्होंने 1952 में रिप्रेजेंट किया डीएनए का स्ट्रक्चर, और 1953 में उनको नोबेल प्राइज दिया गया। किसके लिए? डीएनए के 3D मॉडल को दिखाने के लिए। ये लैंडमार्क डिस्कवरी भाई साहब, तुम्हें याद होना चाहिए। तुम लोग बायोलॉजी मन से नहीं पढ़ते हो यार। हेरोल्ड सी यूरे,
हर्षित नहीं पढ़ रहे हो ना तुम भी? क्यों? नो नोट सर। करो। 1953, Stanley Miller and Harold Sayure, they conducted experiment. Full stop. Created primitive atmosphere and all those conditions. Created primitive atmosphere and all those conditions which were present at the time of which were present at the time of which were present at the time of evolution of life, which were present at the time of evolution of life. Next point. Mixture of, important point, mixture of methane, ammonia, mixture of methane, ammonia and hydrogen, mixture of methane, ammonia and hydrogen was in the ratio of 2:2:1. Mixture of methane, ammonia and hydrogen was in the ratio of 2:2:1. And water vapor was present, and water vapor was present along with it at 800 degrees centigrade, at 800 degrees centigrade. Next. Sir, with it at 800. Huh? With it at 800. हाँ, present, ठीक है, vapor present at 800 degrees centigrade. Next point. Simulation of lightning was done with the help of 75,000 volt, with the help of 75,000 volt electric spark. Next point. Sir, with the help of 75,000 volt electric spark. Next point. Condenser simulated the rain process. Condenser simulated the rain process, and heater was used to simulate. सर हाँ, सर एक बार यहाँ से रिपीट कर दीजिए. कंडेंसर सिमुलेटेड. Condenser simulated the rain process, या raining process, and heater was used to simulate volcanic eruption. Next point. He kept experiment working continuously. He kept experiment working continuously for 18 days.
फुल स्टॉप। अ मिक्सचर ऑफ, इसी में लिखेंगे अ मिक्सचर ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वाज फॉर्म्ड, full stop. He analyzed and found simple organic compound. He analyzed and found simple organic compound which included amino acid and simple sugar. फुल स्टॉप। ठीक है, यहां तक क्लियर है? एक्सपेरिमेंट का समझ में आ गया? और फाइनली क्या क्या मिला? एमिनो एसिड और शुगर मिला। ठीक है, इसका मतलब कि लाइफ ऐसे ही इवॉल्व हुई होगी। यहां तक कोई डाउट किसी को? No, sir. ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए भाई साहब, तीसरे नंबर पर एक और बंदा आया, वो इस कहानी को और आगे ले जाता है। उसने क्या किया? इन एमिनो एसिड को हीट किया। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना। उसने क्या किया? एमिनो एसिड को हीट किया और उसने देखा कि एमिनो एसिड को हीट करने के बाद कुछ प्रोटीन के बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। उन प्रोटीन के बड़े मॉलिक्यूल को कहा क्या गया? उसने कहा कि जो प्रोटीन के बड़े बड़े मॉलिक्यूल बना, उनको उसने कहा प्रोटियोनाइड, प्रोटीनॉइड माइक्रोस्फीयर। तो बड़े बड़े प्रोटीन के मॉलिक्यूल बने जिसको उन्होंने प्रोटीनॉइड माइक्रोस्फीयर। और इसी आदमी ने क्या किया? शुगर को और बाकी चीजों को, नाइट्रोजन बेस को हीट करके क्या बनाया? साथ में इसने क्या बनाया? प्रोटीनॉइड। तो ये बनाया प्रोटीनॉइड, और प्रोटीनॉइड माइक्रोस्फीयर के बाद इसने न्यूक्लिक एसिड भी बनाया, मतलब डीएनए और आरएनए। ठीक है, तो उसने कहा कि ये, इसका मतलब आगे ये एमिनो एसिड और ये शुगर मिलकर के इन्होंने प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन किया। ये बताने वाले, जिस एक्सपेरिमेंट को करने वाले आदमी का नाम था सिडनी एम फॉक्स, है ना? उसका नाम था एसडब्ल्यू फॉक्स। तो ये एक्सपेरिमेंट किया एसडब्ल्यू फॉक्स ने। तो एसडब्ल्यू फॉक्स ने क्या किया? एक्सपेरिमेंट के क्या बनाया? प्रोटीनॉइड बनाया, PROTEI, प्रोटीनॉइड, NOID, प्रोटीनॉइड बनाया। तो इसने प्रोटीनॉइड माइक्रोस्फीयर बनाया। इसके बाद इसने क्या किया कि प्रोटीनॉइड माइक्रोस्फीयर से, इन्हीं से कुछ, फिर इसने देखा कि ये जो प्रोटीनॉइड हैं ये एग्रीगेट हुए। एग्रीगेट करके मतलब आपस में कलेक्ट हुए, और कलेक्ट होकर के एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया, उसका नाम था कोएसरवेट। तो इसने कहा कि ओशन की बेस में पहले एमिनो एसिड बने होंगे, शुगर बने होंगे, ये बात तो मिलर ने बताई दी। उसके बाद प्रोटीनॉइड माइक्रोस्फीयर और न्यूक्लिक एसिड बने होंगे, फिर क्वेसरवेट का फॉर्मेशन हुआ होगा। क्वेसरवेट बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल थे और ये डिवाइड करने की इनमें कैपेबिलिटी थी। उसके बाद क्वेसरवेट के बाद क्या हुआ होगा कि ये क्वेसरवेट के अंदर न्यूक्लिक एसिड चला गया होगा, मतलब डीएनए प्रोटीन के एक स्ट्रक्चर के अंदर चारों तरफ मेम्ब्रेन बन गई, और उस मेम्ब्रेन के अंदर क्या हुआ? न्यूक्लिक एसिड चला गया, और सेल तो नहीं बनी, सेल का जो प्रिकर्सर था वो बन गया, और उसका नाम लिया गया, उसको प्रोटोसेल कहा गया। तो उसने कहा कि फिर प्रोटोसेल बनी होगी। प्रोटोसेल को ही उसने क्या बोला? इओबायोंट बोला, इओबायोंट बोला। तो उसने एक प्रोटोसेल बनी होगी जिसका नाम क्या दिया गया? इओबायोंट। इसी को प्रोटोबायोंट भी कहा गया। तो भाई साहब, इओबायोंट और जो इओबायोंट से, इससे क्या बनी होगी? फर्स्ट लिविंग सेल बनी होगी, मतलब कि आर्की बैक्टीरिया टाइप की फर्स्ट लिविंग सेल का फॉर्मेशन। ऐसे अर्थ में एवोल्यूशन। समझ आया क्या मेरी बात? सर एक बार कोएसरवेट से एक बार प्लीज फिर से बता दीजिए। उसने कहा कि प्रोटीन के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स थे, वो प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल थे वो एग्रीगेट हो गए ओशंस के बेस में, मतलब ओशन की फ्लोर में एग्रीगेट हुए, इकट्ठा हुए, इकट्ठा करके एक बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया जिसको क्वेसरवेट कहा गया। अच्छा, जो क्वेसरवेट थे ये डिवाइड कर सकते थे, है ना? दे कैन डिवाइड बाय फिजन, है ना? क्वेसरवेट डिवाइड करने की कैपेबिलिटी रखते थे, तो डिवाइड भी कर सकते थे क्वेसरवेट। बहुत सारे क्वेसरवेट बन गए। फिर उसने कहा कि क्वेसरवेट के चारों तरफ, मतलब एक प्रोटीन के मॉलिक्यूल के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बन गई होगी,
और मेम्ब्रेन के अंदर डीएनए आरएनए चला गया, और जिस सेल जैसे के प्रिकर्सर का फॉर्मेशन हुआ उसका नाम रखा उसने क्या, प्रोटोबायोंट। उसने कहा प्रोटोबायोंट बना होगा, प्रोटोबायोंट से उसने क्या बोला, फर्स्ट लिविंग सेल बनी होगी। क्लियर है? सर वो आपने ईओबायोंट क्यों लिखा है? प्रोटोबायोंट को इसने ईओबायोंट कहा, उसी को प्रोटोसेल कहा, ये सब सिनोनिम्स है। ओके ओके सर। मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर ये तीन में से कोई भी सिनोनिम आया तो आप कंफ्यूज नहीं हो। यस सर। क्लियर है भाई सबको? Yes, sir. इसको Yes. बुलेट के ये सीक्वेंस नोट करो कहीं पे पहले तो, है ना, कहां से, अमीनो एसिड शुगर से, है ना, ये सीक्वेंस नोट करो। ये सब पूछे हुए क्वेश्चन है और मैं बुलेट के फॉर्म में आपको लिखवा देता हूँ। वो कहानी नहीं समझनी, आपको ये फ्लो चार्ट के फॉर्म में सब समझ लेना है ना, कहानी समझनी है, लिखनी नहीं कहीं पे। सर वो प्रोटेनॉइड के नीचे क्या लिखा हुआ है? ईओबायोंट, EOBIONT, नहीं ईओबायोंट, सर, सबसे नीचे वो माइक्रो कुछ लिखा है। माइक्रोस्फीयर, एक ही टर्म है पूरा, प्रोटेनॉइड माइक्रोस्फीयर। सर न्यूक्लिक एसिड भी उसके साथ लिखना है मतलब? हाँ न्यूक्लिक एसिड, उसने न्यूक्लिक एसिड भी बनाया, मैं लिखवा दूंगा अभी इस पूरी कहानी, इस पूरी बात को मैं लिखवा दूंगा, तुम सीक्वेंस नोट कर लो बस। मैं जो अभी फैक्चुअल लिखवाऊंगा उसमें तुमको पूरी बात समझ में आ जाएगी। सर ये बैंड का के ऊपर क्या लिखा है? प्रोटोब्लास्ट। प्रोटोबायोंट, नोट कर लिया? Yes, sir. ठीक है, तो नोट करो। फॉक्स synthesized polypeptide, Fox synthesized polypeptide by heating a mixture of amino acid. Fox synthesized polypeptide by heating a mixture of amino acid and cooling it. He called this molecule proteinoid microsphere. He called this molecule proteinoid microsphere, which were 1 to 2 micrometer in diameter. Next point. Fox and co-worker Sir, produced 1 to 2. 1 to 2 micrometer in diameter. 1 to 2 micrometer in diameter. Fox and co-worker produced nucleic
by heating the mixture of Fox and co-worker produced nucleic acid by heating mixture of nucleoside and phosphate about 68 degrees centigrade. Sir, Next point. sir, heating mixture of Nucleoside and phosphate, nucleoside and phosphate about 68 degrees centigrade. Next point. Oparin and Fox held. Oparin and Fox, next point लिखेंगे. Oparin and Fox held that large organic molecule synthesized abiotically on primitive earth, Synthesized abiotically on primitive earth formed large colloidal molecule called quacervate. They can absorb, full stop, इसी में लिखेंगे quacervate में. They can absorb protein and other material from ocean, full stop. They have capability to divide सर ये कोसरवेट लिविंग था क्या? नहीं लिविंग जैसा बिहेवियर करने लगा. देखो प्रोटीन का मॉलिक्यूल बड़ा हुआ और डिवाइड कर सकता है. जैसे क्या होता है, वो प्रियॉन्स होते हैं ना, वायरस प्रोटीन का तो बना होता है और डिवाइड करने की कैपेबिलिटी रखता है अंदर जाने के बाद. They have capability of division. Next. From next point है, from quacervates, first primitive living system, from quacervate, first primitive living system called protocell or eobiont or protobiont was formed. Full stop. From eobiont, the first living cell was formed. Next point, eobiont was the first non-cellular. Eobiont was the first non-cellular life form could have originated. Life form. Eobiont was the first non-cellular life form which originated about 3
बिलियन ईयर्स एगो और ब्रैकेट लिख लो 300 मिलियन ईयर्स एगो। 3 बिलियन ईयर्स एगो और 300 मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, क्लियर सर भाई? वो 3000 मिलियन लिखा है ना आपने? 3000 मिलियन लिखो चाहे 3 बिलियन लिखो, एक ही बात है। सर ये कोसर वेट अभी भी होते होंगे क्या, मतलब एग्जिस्ट करते होंगे? बहुत मारेंगे तुमको पकड़ के। सर नहीं करते मेरे। अब लाइफ ओरिजिनेट हो सकती है क्या? नहीं नहीं सर। क्यों? ऑक्सीडाइज जाएगी। सर प्रिमिटिव क्योंकि अभी कंडीशन। रिड्यूसिंग नेचर है। हाँ राइट, क्योंकि अब एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग कहाँ है, अब तो ऑक्सीडाइजिंग है ना, तो अब कैसे लाइफ ओरिजिनेट। मैं बोला सर पहले रिड्यूसिंग था अब ऑक्सीडाइजिंग हो गया। राइट राइट, हाँ पहले रिड्यूसिंग था तो ओरिजिनेट होती थी, अब तो ऑक्सीडाइजिंग, अब तो पॉसिबल नहीं है। सब मटेरियल ऑक्सीडाइज हो जाता है और खराब हो जाता है। ठीक भाई, वो सर मैंने मतलब आपको। इस क्यू का अभी कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता होगा ना? नहीं नहीं, अब लाइफ का ओरिजिनेशन का ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती होगी, एक्सपेरिमेंटली हो सकती है, मतलब वैसे पॉसिबल नहीं है। अच्छा ये तो मैंने बता दिया था ना, पहले फ्री एटम बने, फिर ये सीक्वेंस बताया था ना लास्ट क्लास में, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, बता दिया था ना ये? हैं? देखो देखो, चेक करो जल्दी से। ये सर वो जो आपने फ्लो चार्ट बनवाई थी कोर्स। हाँ राइट, फ्लो चार्ट मैंने बनवाई थी है ना। हाँ सब बनाई थी। ठीक है, सर क्या? सर एक बार रिपीट करना, क्या बोल रहे मैंने कहा कि सीक्वेंस जो था कि पहले इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आए, फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आए, फिर उससे क्या आया क्या आया, ये सीक्वेंस दिखाया था ना लास्ट क्लास में। हैं? सर हमें नहीं लिखवाया है। देखो दिखा देता हूँ तुम्हें भी। पहले क्या बना होगा, सबसे पहले क्या आया होगा, देखो सबसे पहले आए होंगे फ्री एटम, पहले फ्री एटम बने होंगे। सर आपने यार इसे लिखवाया? सर लिखवाया नहीं, मतलब दिखा दिया था आपने लेकिन ये। अरे प्रभु यही तो पूछा था, तुम लिख तो मतलब इसे लिखोगे तो, है ना, पहले फ्री एटम बने, फिर क्या बने, इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल, है ना, उसके बाद फिर क्या बने, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। राइट, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, फिर क्या बने, कोसर वेट। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, यस फिर क्या बना होगा, सर फिर कोसर वेट। हाँ माइक्रोस्फीयर, है ना, प्रोटीनॉइड माइक्रोस्फीयर, यस फिर सर। कोइंसरवेट, यस है ना, फिर ईओबायोंट, और फिर फर्स्ट सेल। living. क्लियर है ना सबको? Yes. Yes, sir. ठीक, तो ये बात हो गई। अब देखो भाई साहब, समझिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। कौन से आज ऐसे एविडेंस है, चलो एक तो आपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे एविडेंस, कौन से ऐसे एविडेंस है जो और बताता है कि नहीं भाई आगे का एवोल्यूशन भी हुआ है ना? जैसे कि हमने कहा कि युगलीना को देख के बताया जा सकता है कि पहले प्लांट सेल आई होंगी और प्लांट सेल के बाद फिर प्रोटोजोआ बने होंगे, है ना, क्योंकि युगलीना कनेक्टिंग लिंक है प्लांट और एनिमल के बीच में, याद है? यस सर। ठीक है, ये बाकी लोग कैसे गजनी की तरह बोलते ही नहीं है ना, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, ऐसे जैसे मतलब पता नहीं क्या बता रहे हैं। बोला करो भाई, याद है नहीं याद है? सर इस बैच में इतने ही हैं। मुझे याद नहीं, हाँ, एक, हाँ ऐसे एक दो लोग और होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आप हेडिंग डालोगे एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। अब एविडेंसेस एवोल्यूशन की क्या एविडेंसेस हैं? एविडेंसेस ऑफ
एवोल्यूशन। ठीक है, तो देखो एवोल्यूशन के क्या क्या एविडेंस, जैसे मैंने अभी आपको बताया है ना। तो सबसे पहले आते हैं भाई साहब मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस। अब एक हेडिंग डालेंगे, हेडिंग फर्स्ट, है ना। तो पहला है मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस। मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस। अब देखिए मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंसेस में क्या है, समझिए मेरी बात। सबसे इसी में मॉर्फोलॉजिकल और मतलब कि ऐसे कौन से मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स हैं या ऐसा कौन सा टिश्यूज के फॉर्म्स हैं इनके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि एवोल्यूशन हुआ होगा। इसमें सबसे पहले आते हैं, है ना, ये इसमें लिखेंगे होमोलॉगस ऑर्गन। पढ़ा होगा ना बचपन में 10th में। Yes, यस sir. सर। बहुत बढ़िया, क्या होते हैं बेटा बताओ इसी बात पे। सर दिखने में अलग लेकिन फंक्शन एक होता है। दिखने में अलग लेकिन फंक्शन। हाँ बस, सर मतलब मैं कंफ्यूज हूँ, आने लगा, सही हो सकता है उल्टा बोल रहा हूँ। दिखने में अलग होते हैं, बस सही है। फंक्शन भी अलग होते हैं लेकिन ओरिजिन एक जैसा होता है। देखो मैं बताता हूँ, पहले आपको एग्जांपल से बताता हूँ, है ना, फिर आप समझे, फिर आप समझेंगे। तो पहले होमोलॉगस ऑर्गन, आप हेडिंग डालो। तो मैं पहले आपको होमोलॉगस ऑर्गन दिखाता हूँ, कौन कौन होते हैं होमोलॉगस ऑर्गन। होमोलॉगस ऑर्गन ये बताते हैं कि इन सब का एवोल्यूशन एक कॉमन एंसेस्टर से हुआ। देखो सर जैसे ह्यूमन और लिजर्ड के हाथ। हाँ राइट, देखो यहाँ पर क्या है, ह्यूमन का हैंड, चीता के फोरलिम, है ना, वेल का फ्लिपर, चीता का फोरलिम आगे वाला पैर, ह्यूमन का हैंड और वेल का फ्लिपर और बैट के विंग्स। सबका अपना अलग अलग फंक्शन। आदमी का हाथ बहुत सारे काम करने आता है, मल्टीपर्पज है। चीता के अगले पैर लाइक दौड़ने के मेनली काम आते हैं। वेल का फ्लिपर तैरने का काम आता है। विंग्स उड़ने के काम आते हैं। सबका अपना अलग अलग काम है, लेकिन सब में आप बोन्स का अरेंजमेंट देखिए, एनाटॉमी एक ही है, सबका ओरिजिन एक ही है। ह्यूमरस सब में मौजूद है, अल्ना रेडियो अल्ना सब में मौजूद है, कार्पेल सब में मौजूद है, मेटाकार्पेल सब में, फ्लैंजेस सब में मौजूद है। देखिए डिजिट्स, फ्लैंजेस उंगलियां, हमने पढ़ा था ना तो 11th में कि 3 + 3 + Yes, 3 sir. + 3 + 2 14। देखो 14 फ्लैंजेस सब में डिजिट मौजूद है। 5 डिजिट है, पेंटाडेक्टाइल। 5 डिजिट, 5 उंगलियां, मतलब 5 डिजिट है तो पेंटाडेक्टाइल हमने कहा। और कितनी है फ्लैंजेस, ये हड्डियां जो डिजिट को बनाने वाली है 14 सब में। तो सबकी एनाटॉमी एक ही जैसी, सबका ओरिजिन एम्ब्रियो से एक ही जैसा हुआ है, लेकिन सबके काम। इसका मतलब है कि ये सब चारों क्या हैं, ये सब चारों मैमल है। ये सब चारों एक कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं, यही लिंक है। समझ आया? तो एवोल्यूशन को प्रूव कर रहा है। क्लियर है कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. Yes. नोट करो, इसमें नोट कर लो होमोलॉगस ऑर्गन क्या होते हैं। द ऑर्गन्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, the organs of different species। हाँ कॉमन एंसेस्टर होगा, मोल था इनका एंसेस्टर, मोल चुंदर की तरह, श्रीव्स रहे होंगे कॉमन एंसेस्टर इनके। तो क्या कैसे क्या? श्रीव्स टाइप के कुछ रहे होंगे, श्रीव्स टाइप का कुछ ऐसा माना जाता है, पढ़ेंगे हम लोग एवोल्यूशन में। ओके सर। The organ of different species of common ancestor, organ of different species of common ancestor which look different and perform different function, which look different
and Sir, perform different. the organ of different species of common ancestor which look different and perform different function but have similar basic structure and similar embryonic origin, are called homologous organ. So basic structure. Basic structure and similar embryonic origin are called homologous organ. अब होमोलॉगस ऑर्गन ये बताते हैं कि एंसेस्टर एक कॉमन रहा होगा, उसी एंसेस्टर से अलग अलग स्पीसीज बनी हैं. ये क्या है? इसको हम लोग कहते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन. याद रखिएगा, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन. ठीक है, जब एक एंसेस्टर से अलग अलग स्पीसीज बने तो उसको डाइवर्जेंट एवोल्यूशन बोलते हैं. नोट करो, होमोलॉगी रिप्रेजेंट, नेक्स्ट पॉइंट है, होमोलॉगी रिप्रेजेंट डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, दैट इज different species evolved from a common ancestor. क्लियर है? यस सर. ठीक, तो नोट कर लो, द लिम्स ऑफ, नोट करिए, लिम्स ऑफ ह्यूमन, चीता, whale and bat. Limbs of human, cheetah, whale and bat are example. अब देखो, इसका एक एग्जाम्पल और है, मैं बता देता हूं, जो प्लांट में जो पूछा जाता है. याद है? क्लियर है ना सबको? यस सर. ठीक है, होमोलॉगी का एक और एग्जाम्पल है, ये भी पूछा गया है. देखो, बोगनविलिया एक प्लांट होता है, बहुत सारे लोगों के घर में लगा होगा और देखा भी होगा, है ना? इसको एक और नाम से जाना जाता है, पूछा जा चुका है, इसको बोलते हैं ग्लोरी ऑफ द गार्डन. बोगनविलिया देखा हुआ है क्या? यस, हमारे स्कूल में ही लगा. हाँ, ठीक है. कुकरबिट, मतलब कुकरबिट पेपो, कद्दू वगैरह इसी में आते हैं, कुकरबिटा में, है ना? तो इन दोनों के देखो, थॉर्न ये डिफेंसिव होता है, टेंड्रिल ये चढ़ने के काम आता है, दोनों का काम अलग अलग है ना? लेकिन दोनों क्या है? दोनों ब्रांच से बने हुए हैं. नोट कर लो, थॉर्न ऑफ गार्डन ग्लोरी, थॉर्न ऑफ गार्डन ग्लोरी या ग्लोरी ऑफ गार्डन, एंड tendril of cucurbita, tendril of cucurbita. They have originated from the modified branches and
from modified branches and are axillary in position and are axillary in position. सर ये बोगनविले का दूसरा नाम ही है ना, ग्लोरियम गार्ड? हाँ, बोगनविलिया को ही बोलते हैं, ये कॉमन नेम है बोगनविलिया का। ठीक है, होमोलॉगस समझ में आ गया सबको? Yes, sir. यस अब आते हैं एनालॉगस ऑर्गन। अब देखो एनालॉगस ऑर्गन क्या होते हैं। तो पहला जो हमारा हो गया वो तो होमोलॉगस ऑर्गन है ना, दूसरा हमारा जो है दैट इज एनालॉगस ऑर्गन। अब एनालॉगस इसके उल्टा होते हैं। तो होमोलॉगस ऑर्गन किसको सपोर्ट करता है? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। पूछ लिया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, है ना, घुमा के भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एनालॉगस ऑर्गन ये रिप्रेजेंट करते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का क्या मतलब हुआ? दोनों के एंसेस्टर अलग हैं लेकिन हैबिटेट एक होने की वजह से दोनों एक जैसे हो गए, है ना। कैसे? वेल, डॉल्फिन, शार्क फिश हैं, फ्लिपर पाए जाते हैं, तैर लेती हैं, एडेप्टेशन की वजह से पानी में पाई जाती हैं, लेकिन एक मैमल है, स्पाइशीज है। तो इसको क्या बोलोगे अगर पूछा जाए कि वेल और शार्क दोनों किसका एग्जांपल है? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का। अलग अलग एंसेस्टर है, अलग अलग ओरिजिन पॉइंट है, लेकिन सेम फीचर डेवलप हो गए। किसकी वजह से? हैबिटेट की वजह से, सेम कंडीशंस की वजह से। इसको हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, तो अब देखो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन आपको बताता हूं एग्जांपल, या मतलब एनालॉगस ऑर्गन आपको बताता हूं मैं। देखो, अरे क्या हुआ, देखो क्या हो रहा है ये? हाँ, देखा, देखो Yes, sir. यस सर यहाँ पर ये विंग्स ऑफ इंसेक्ट। तो इंसेक्ट के विंग्स किससे बने होते हैं? आउटर इंटेगुमेंट होता है, इंटेगुमेंट है, एक्सटर्नल अपेंडेजेस हैं। विंग्स ऑफ बर्ड क्या होता है? फोर लिम्स है। देखो अलग अलग ओरिजिन है। विंग्स ऑफ बैट क्या है? स्किन बिटवीन डिजिट्स, उंगलियों के बीच में स्किन का डेवलप हो जाना। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब तीनों सब एक ही काम करते हैं, उड़ने का काम करते हैं, एडेप्टेशन एक ही है, लेकिन तीनों के एंसेस्टर अलग अलग। तो जब फंक्शन एक हो और ओरिजिन अलग अलग हो, उनको बोलते हैं एनालॉगस ऑर्गन। क्लियर है? Yes, sir. यस नोट करो। सर हाँ जी, सर वो बी वाला कौन सा है? बी वाला ये पता नहीं यार क्या, मुझे कुछ यहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा। ये पेट्रोडेक्टाइल एक शायद डायनासोर टाइप का कोई चीज होता था। सर ये तो डायनासोर और बर्ड्स के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है हाँ उसका नाम है। पेट्रोडेक्ट, वो तो नहीं, वो तो वो है आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफी का अरे है। हाँ हाँ सर, बात ये भी कुछ डायनासोर टाइप का था, छोड़ दो इसको, है ना। वो डायग्राम था तो इसमें दिखाई दे रहा है, वो आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफी का है, दोनों के बीच की कनेक्टिंग। वो उसमें हम लोग पढ़ेंगे पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस में। हाँ पूछा जाता है वो भी, इसमें बर्ड्स के कौन कैरेक्टरिस्टिक थे, रेप्टाइल के कौन कैरेक्टरिस्टिक, पूछा गया है कई बार। नोट करो, एनालॉगस ऑर्गन, द ऑर्गन which have same function and are superficially alike. The organ which have same function and are superficially alike, but
quite different, but quite different in fundamental structure, but quite different in fundamental structure, quite different in fundamental structure, and quite different in fundamental structure, and embryonic origin are called analogous organ, are called analogous organ. क्लियर है? yes sir. Yes. नोट करो, एनालॉगी रिप्रेजेंट कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, एग्जाम्पल नोट कर लो, विंग्स ऑफ इंसेक्ट, bird and bat, wings of insect, bird and bat. ठीक है, अब आ जाते हैं भाई साहब कनेक्टिंग लिंक में। कनेक्टिंग लिंक का मतलब होता है दूसरा एविडेंस से कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक का मतलब होता है ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनमें दो अलग अलग ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक पाए जाए, उनको हम कनेक्टिंग लिंक। ठीक है, तो सेकंड है, पहला होगा मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, सेकंड है कनेक्टिंग लिंक। तो वो कनेक्टिंग लिंक में जो मैं आपको पहले बता ही रहा था, तो सबसे पहला कनेक्टिंग लिंक है यूग्लिना होगा, सबसे पहला कनेक्टिंग लिंक यूग्लिना है। दूसरा कनेक्टिंग लिंक है बी, ये हो गया, बी कनेक्टिंग लिंक है पेरीपेटस, अब बताऊंगा सब। तीसरा कनेक्टिंग लिंक है सी, लंग फिशेस, सब पूछे हुए हैं, लंग फिशेस। चौथा कनेक्टिंग लिंक है एग लेइंग मैमल, एग लेइंग मैमल। मैमल्स है ना, और ठीक है, ये कनेक्टिंग लिंक हो गई। चलो नोट करो, आप सबसे पहले आते हैं यूग्लिना में। यूग्लिना पढ़ चुके हो? हाँ जी बच्चों, यस लोग हाँ ना नहीं बोलते यार। हाँ चलो, पढ़ चुके हो ना? बताओ मुझे उसमें एनिमल के कैरेक्टरिस्टिक बस बता दो, एनिमल सेल के कैरेक्टरिस्टिक। हु इज गोइंग टू टेल मी? अलीना, यूग्लिना में एनिमल के क्या कैरेक्टरिस्टिक है? तो वो मैंने आपसे नहीं पढ़ा था। अच्छा ठीक है, और आफरीन बताओ क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं एनिमल के? सर वो मूवेबल है। अच्छा, क्लाइमेडोमोनास भी तो मूवेबल है, वो भी तो एल्गी है। आर्यन, तुम तो थे बेटा लास्ट ईयर मेरे साथ। एनिमल कैरेक्टरिस्टिक बताओ। मरियम बताओ भाई, एनिमल कैरेक्टरिस्टिक यूग्लिना में। अरे भाई, फीडिंग अपॉन डेड। काश इंटरनेट के थ्रू भी घूसा मारने का कोई तरीका होता तो मैं बताता तुमको मैत्री। अरे सर मैंने खुद लिखा है सर, मैं इंग्लिश देखे हैं मेरे, लोकोमोशन मेटाबॉलिज्म सर ये सब तो एनिमल के होते हैं ना, वही तो मैंने लिखा था। अब लोकोमोशन सिर्फ मैं उसको समझा रहा हूँ, वो भी तो ये बोल रही है। मैं उसको क्या बोल रहा हूँ? अच्छा एक बताना,
इसमें लोकोमोशन होता है। क्लेमाइडोमोनास क्या है बोलो? प्लांट की एनिमल? प्लांट लोकोमोशन होता नहीं होता? होता है सर। तब फिर मेटाबॉलिज्म क्या है? ऑल द केमिकल रिएक्शन गोइंग इनसाइड साइटोप्लाज्म, वो तो सब में होती है यार, प्लांट और एनिमल दोनों में होती है। अच्छा बताना, हमने रेस्पिरेशन नहीं पढ़ा एनिमल और प्लांट दोनों में? 11th में पढ़ा है, बताओ। ये सब पढ़ा है। यस तब सर। तो मेटाबॉलिज्म तो दोनों में होती है। कुछ भी बोल रहे हो तुम लोग हैं। सर नहीं, मैंने लोकोमोशन बोला। लोकोमोशन भी नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म भी नहीं होगा, दोनों गलत आंसर है। और जिसको जिसको मैंने पढ़ाया उसको उसको मैंने लिखा भी दिया है। मैत्री 11th का नोट्स खोलना, 11th के नोट्स में मैंने पढ़ाया है ये प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में मैंने पढ़ाया है यूग्लेनॉइड, तुम देखना वहां लिखा होगा पक्का, देखना चाहिए, 101% लिखा होगा वहां। मल्टी सेल कुछ नहीं, सब गलत सलत कुछ भी बोले जा रही है। देखो इसके बाहर की जो लेयर होती है आउटर कवरिंग, उसको भाई साहब पेलिकल कहते हैं। पेलिकल प्रोटीन से बनी हुई लेयर है, और पेलिकल सिर्फ और सिर्फ प्रोटोजोआ का कैरेक्टरिस्टिक है, ये एनिमल में पाया जाता है। पहली चीज, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ये प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक नहीं, ये एनिमल कैरेक्टरिस्टिक। समझ आया? ये यहां पे माउथ, ये एनिमल का कैरेक्टरिस्टिक, एनिमल कैरेक्टरिस्टिक। क्लोरोप्लास्ट का होना प्लांट कैरेक्टरिस्टिक। नोट करो चलो। यूग्लिना इज द कनेक्टिंग लिंक between plant and animal. Euglena is connecting link between plant and animal. Full stop. Its animal feature include contractile vacuole. Its animal feature include contractile vacuole, comma, mouth and binary fission. Include Mouth and binary fission. Full stop. It have chloroplast and autotrophic nutrition. It have chloroplast and autotrophic nutrition. That is plant characteristic. Next, connecting link. पेरीपेटस दिखाता हूं अभी, है क्या? होना चाहिए, है पेरीपेटस। सर आपने यूग्लिना पेलिकल नहीं लिखा है। पेलिकल, अरे पेलिकल नोट कर लो, तो मैंने एडिशनल तुमको बता दिया। पेलिकल तो मतलब प्रोटोजोआ का कैरेक्टरिस्टिक है यार, एनिमल का एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक। ओके। पेरीपेटस सब पूछे हुए क्वेश्चन है भाई साहब। नेक्स्ट, पेरीपेटस किसकी बीच के कनेक्टिंग लिंक है? नोट करो। इट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिड्स एंड ऑर्थोपोड। कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, यहां भी जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना, यही पूछा हुआ है। एनालिड एंड ऑर्थोपोड। तो एनालिडा देखो सेगमेंटेड बॉडी है, और ऑर्थोपोडा पैर का पाया जाना, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक। एंटीना का होना किसका कैरेक्टरिस्टिक बताओ जल्दी से? ऑर्थोपोडा का, एनालिडा का? ऑर्थोपोड। और वेरी गुड, ऑर्थोपोडा कैरेक्टरिस्टिक है ना, ठीक है। नेक्स्ट, लंग फिशेस दिखाते हैं क्या होती है। लंग फिश किधर गया? लंग, ये लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन कर लेती हैं। ये देखो नॉस्ट्रल पाई जाती हैं, बाकी फिशेस में नहीं पाई जाती है ना। ये एम्फीबियन का कैरेक्टरिस्टिक है ना, नॉस्ट्रल का पाया जाना। लंग्स पाए जाते हैं, एम्फीबियन का कैरेक्टरिस्टिक है। बाकी ये टेल, ये कॉर्डल फिन्स, ये पेल्विक फिन्स, ये पेक्टोरल फिन्स सब फिशेस के कैरेक्टरिस्टिक है। स्केल्स पाया जाना, लेटरल लाइन सब फिश के कैरेक्टरिस्टिक।
नोट करो, लंग फिशेस, दे आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन fish and amphibian, connecting link between fish and amphibian. They have single or double lungs for breathing air. They have single or double lungs for breathing air and 3-chamber heart, which is amphibian characteristic. While they have paired fins, scale and gills. They have Sir, paired. पियर्ड सर स्पेलिंग They have क्या? सब क्या Paired. बोला ना, Paired. पियर्ड? अरे paired मेरे भाई, paired. अच्छा, They have पेयर। paired. They have paired fins, comma, dermal scale and gills, which are characteristic of fish. Next, egg laying mammals. ऐसे mammals, mammals तो viviparous होते हैं। अब ऐसे mammals जो egg laying mammals हैं, उनमें जैसे आता है डक बिल, देखा होगा ना डक बिल, ये यस डक बिल है ना, आधा मोल की तरह दिखाई दे रहा है, आधा डक की तरह दिखाई दे रहा है, डक बिल। ये सर प्लेटिपस है ना? हाँ, ये प्लेटिपस है, ठीक है। तो एग लेइंग मैमल लाइक डक बिल्ड प्लेटिपस, इसका पूरा नाम है डक बिल्ड प्लेटिपस, PLATUI, डक बिल्ड प्लेटिपस, स्पाइनी एंट ईटर, ईटी खाने वाला, स्पाइनी एंट ईटर, ठीक है, spiny ant eater. They are connecting link between, they are connecting link between reptiles and, they are connecting link between reptile and mammals. Sometime they are called unfinished mammal. ठीक है, नेक्स्ट एविडेंस क्या है एवोल्यूशन का? सर आपने इसके और पेरिप्लेटस के गुण लगाए ना, क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। किसके? नहीं, उसकी जो देखो, मैं वही लिखाता चल रहा हूँ जिसकी जरूरत है, समझ रहे हो ना, सब नहीं तो ओके सर। लिखोगे तो मैं लिखवा दूंगा, लेकिन सबकी जरूरत नहीं है। देखो, मैं ये चैप्टर तुम्हें उस बेसिस पे पढ़ा रहा हूँ जिस बेस पे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। तो मुझे क्वेश्चन सब याद है, कैसे कैसे कहाँ से आए हुए हैं, ठीक है। उसी बेसिस पे मैं तुम्हें बताता जा रहा हूँ जो आए हुए हैं, जो आए हुए हैं, मतलब जो आ सकते हैं, आ भी सकते हैं। सर हाँ सर, वो आखिरी सेंटेंस आपने दे आर कॉल्ड अनफिनिश्ड एनिमल ही बोला ना? अनफिनिश्ड एनिमल बोला। Okay. तीसरे नंबर पर आ जाओ, वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन जानते हो ना सब लोग? यस सर। नोट करो, the organ which occurs in useless form, which occur in reduced form, which occur in reduced form and useless to possessor, ठीक है, full stop. useless to possessor, जो possess करे, possessor। human body have almost
90 वेस्टिजियल ऑर्गन। समझो, ह्यूमन बॉडी हैव ऑलमोस्ट 90 वेस्टिजियल ऑर्गन। पहली, टेल बोन, पता है ना सबको? टेल यस बोन, सर। जिसको बोलते हैं कोकैक्स। क्लियर है ना सबको भाई? टेल बोन, कोकैक्स। बी, हम यहाँ पे कैनाइन एंड विजडम टूथ। ठीक है, सर लेकिन कैनाइन का यूसेज उतनी Yes, मतलब sir. पूरी तरीके से खत्म थोड़ा ना हुआ है। वो तो बिल्कुल। अच्छा, ये विजडम टूथ जो क्या कैनाइन का हमारे अंदर कोई यूज नहीं। किसी किसी रिड्यूस, किसी में आपने देखा होगा होते ही नहीं, एकदम रिड्यूस्ड होते, बराबर होते दांत सबके पूरे। बट उसका काम तो है ना सर, क्या कहते हैं, च्यूइंग ऑफ फूड में विजडम टूथ का समझ में आता है सर, लेकिन कैनाइन का तो यूज है ना। नहीं, कैनाइन का हमारे लिए यूज नहीं ना। हम आप कौन सा कच्चा मांस खाते हैं? तब तो तुम काट पीट के खाते हो। तो कैनाइन का मतलब ही काम यही है, टीयर करना। यस सर। अब हाँ तुम ये कह सकती हो कि गन्ना खाने के लिए सर उसका यूज होता है ना? यस सर, मैं सोच रही थी जब उसके लिए जिसको टीयर करना पड़ता है, मतलब उसके लिए तो चाहिए होगा ना। अब पता नहीं, साइंटिस्ट कहते हैं मतलब ऐसा नहीं यूज होगा ना, बाकी दांत भी ये काम कर सकते हैं इसलिए। ठीक है, और थर्ड आईलिड और निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन पता है? यस सर। सबको पता है ना? निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, देखो हमारे आईज के पास में, यहाँ पे देखते हो ना, यहाँ पे आईज के पास में, यहाँ पे रेड रेड सा दिखता है ना, ये पहले एक फुल डेवलप्ड मेम्ब्रेन थी। ये फ्रॉग में, क्रोकोडाइल में, इनमें सब में डेवलप्ड होती है। वो क्या करते हैं, जैसे पानी के अंदर जाते हैं, एक शटर जैसा डाल लेते हैं अपनी आईज में। वो वैसे काम करता है जैसे आपके स्विमिंग गॉगल्स काम करते हैं। तो जिसकी वजह से वो पानी के अंदर भी देख सकते हैं, पानी का फ्रिक्शन नहीं लगता, पानी उनकी आंखों में नहीं जा पाता। और वो शटर, वो थर्ड मेम्ब्रेन होती है। तो एक तो ये हो गई आईलिड, दूसरी आईलिड, उनके पास एक थर्ड आईलिड होती है। हमारे आप में उसका यूज नहीं, तो धीरे धीरे खत्म हो गई। लेकिन ये जो रेड रेड कलर का दिखाई देता है ना, ये उसका क्या है, वेस्टिजियल फॉर्म है ना, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। ठीक है, और ऑरिकुलर मसल्स जानते हो? बताते जाओ, जो ना जानते हो बताते जाऊंगा। नो सर। ऑरिकुलर मसल्स, हाँ अपेंडिक्स आएगा इसमें। ऑरिकुलर मसल्स, तुमने देखा होगा कुछ लोग कान हिला लेते हैं, है ना, कान हिला Yes, लेते हैं sir. पीछे। उनके अंदर वो जानवरों के लक्षण है। ठीक है, पूछो कैसे? क्योंकि कान हिलाना इंसानों का काम नहीं, जानवरों का काम। जानवरों को ऊपर वाले ने क्या किया है कि यहाँ की ऑरिकुलर मसल्स डेवलप कर दी, जिससे बिल्लियां वगैरह चारों तरफ ऐसे बिल्लियां देखो कान हिलाती रहती हैं, क्योंकि उनको साउंड वेव रिसीव करना होता है। इंसानों में धीरे धीरे इसका यूज खत्म हो गया, तो इंसानों में इसका काम नहीं रहा, तो धीरे धीरे ये खत्म हो गई। लेकिन कुछ लोगों में अभी भी ये क्या होते हैं, एक्टिवेट होती हैं, है ना। तो जब एंसेस्टर्स के लक्षण या इस तरह से एंसेस्टर्स की कैरेक्टरिस्टिक इंसानों में आ जाए, उसको एटाविज्म कहते हैं, है ना। ऑरिकुलर मसल भी उनमें से एक है। नेक्स्ट, सर सर, तो जिनके पास ये ऑरिकुलर मसल होती है सर, तो उनके लिए भी वो यूजलेस है या फिर उनको है? उनके लिए भैया यूजलेस है, लेकिन जानवरों का जो जीन्स हमारे अंदर डीएक्टिवेट है, उनके अंदर एक्टिवेटेड है, ये फर्क है। यस सर। ठीक है, सीकम एंड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। सर लेकिन सीकम तो स्टूल को वापस क्या कहते हैं, पानी मतलब उससे वो लेता है, क्या कहते हैं सर, पानी एब्जॉर्ब करता है। अरे नहीं, उसमें गुड बैक्टीरिया पाए जाते हैं बस, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। पानी वो सीकम का एब्जॉर्ब करता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन पूरा एब्जॉर्ब करती है सच। सीकम में गुड बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वो विटामिन B12, साइनोकोबालामाइन और डी की सिंथेसिस करते हैं। याद आया? हेल्पफुल इकोलाई। यस सर, ये तो याद है सर, लेकिन वो लास्ट ईयर एक आंसर था उसमें सीकम का अलग से वो दे रखा था, अरे नोट करो पढ़ा भाई, था।
पता नहीं यार, साइंटिस्ट कहते हैं मान लो, हमें क्या मतलब है, नोट करो। नेक्स्ट एक और है ना, इसके अलावा ह्यूमंस के अलावा वेस्टिजियल ऑर्गन में है ना, एक अलग से लिख लो, स्टार बना के लिख लो ये, क्योंकि ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ग्रीनलैंड में जो वेल पाई जाती है ना, ग्रीनलैंड वेल जिनको बोलते हैं, उनकी खास बात क्या होती है, उनके पेल्विक गर्डल पाए जाते हैं। ये चीज प्रूव करती है कि उनका जो ओरिजिन हुआ होगा ना, वो किसी रेप्टाइल से हुआ होगा। ग्रीनलैंड वेल, नोट करो, ग्रीनलैंड वेल possess vestige of Greenland whale possess vestige of pelvic girdle and bones of hind limb. Vestige of Greenland whale possess vestige of pelvic girdle and bones of hind limb. It shows that they have evolved from the ancestors having hind limb. Next point, next heading, embryological evidences. चौथा proof, embryological evidences, ठीक है। हम देखो चौथा प्रूफ आपको दिखाते हैं। अब मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, याद करो, कि ऑन्टोजेनी फॉलो फाइलोजेनी, याद आया? हाँ जी, किसी को याद नहीं आया? मैत्री, यस सर। याद आया कि नहीं आया? ऑन्टोजेनी मुझे बहुत अच्छे से याद है, फॉलो मैं बताया था लास्ट ईयर, यस सर, आपने बताया था। फाइलोजेनी, ये बात कही थी अर्नेस्ट हैकल ने। तो अर्नेस्ट हैकल ने कहा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, तो ऑन्टोजेनी का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ टिश्यू, और ये किसको फॉलो करता है? अपने एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को फॉलो करता है। देखो फिश क्या है, स्पाइसीज, सैलामेंडर एम्फीबियन, टर्टल एम्फीबियन, सॉरी रेप्टाइल, चिकन, एप्स, रैबिट, मैमल्स, ह्यूमन, इन सब का एम्ब्रियो देखो एक ही जैसा दिखाई दे रहा है। तो पहले ह्यूमन का जो एम्ब्रियो होता है, मैमल का एम्ब्रियो, वो कैसे दिखता है? कुछ दिन तक दिखता है कैसे? फिश की तरह, फिर थोड़े दिन तक एम्फीबियन की तरह, फिर थोड़े दिन तक रेप्टाइल की तरह, फिर थोड़े दिन एप्स की तरह दिखता है। फाइनली जब काफी बड़ा हो जाता है तब वो ह्यूमन का या दूसरे मैमल का एम्ब्रियो जैसा दिखाई देता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट अपनी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को फॉलो करता है, जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ उसको फॉलो करता है। यही मतलब हुआ ऑन्टोजेनी फॉलो फाइलोजेनी, ठीक है ना। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को भाई साहब बोलते हैं रिकैपिटुलेशन थ्योरी। क्या बोलते हैं इसको? रिकैपिटुलेशन थ्योरी, रिकैपिटुलेशन थ्योरी है ना। इसी को क्या बोलते हैं? वॉन बेयर लॉ बोलते हैं, वॉन बेयर्स लॉ, नोट करो, रिकैपिटुलेशन थ्योरी, वॉन बेयर्स लॉ। Ontogeny follow phylogeny. That is, ontogeny is the life history of individual. Ontogeny is the life history of individual. Phylogeny, phylogeny. So ontogeny is the life History of an individual. Life history of an individual.
and phylogeny is evolutionary history, and phylogeny is evolutionary history during its development. Evolutionary. History, evolutionary history of, sorry, evolutionary history of the race of animal, evolutionary history of the race of animal. ठीक है, क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. अब अगला जो एविडेंस है दैट इज पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस. अभी हम क्या बोल रहे थे? एनाटॉमिकल और मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस पढ़ रहे थे, है ना? तो हमने क्या पढ़ा अभी? मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस, फिर क्या? कनेक्टिंग लिंक हमने पढ़ा, फिर क्या? वेस्टिजियल ऑर्गन पढ़ा, फिर क्या? एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस पढ़े. नेक्स्ट क्या है? फिफ्थ वन इज, तो फिफ्थ हेडिंग डालो. PALAEONTOLOGIC, पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस. अब देखो पैलियोंटोलॉजी क्या होती है, नोट कर लो. फॉसिल मतलब स्टडी ऑफ फॉसिल, नोट करो. पैलियोंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ past life, study of past life based on study of past life based on fossil record. ठीक है, फुल स्टॉप. नेक्स्ट अंडरलाइन करेंगे. इट इज द direct and most reliable, it is the direct and most reliable evidence for evolution, direct and most reliable evidence of evolution. ठीक है, राइट. तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, आप हमको बताओगे, हम लोग ये पढ़ेंगे कि फॉसिल्स के कौन कौन से रिकॉर्ड है ना. जैसे अभी हम लोग जो बात कर रहे थे, ये मिसिंग लिंक उनको बोलते हैं, है ना. तो मिसिंग लिंक क्या होती है? फॉसिल्स, जो ऐसी कनेक्टिंग लिंक जो फॉसिलाइज हो गई, है ना. तो पहला हेडिंग डाल लो, मिसिंग लिंक. पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास कि मिसिंग लिंक क्या होती है. नोट कर लो चाहे मिसिंग लिंक क्या होती है. मिसिंग लिंक, the fossil of organism, the fossils of organism which show, the fossils of organism which show the character of, which shows the character of two different group of animal, character of two different group of animal are called missing link, है ना. अब वो स्ट्यूट टैगा पूछा जा चुका है, और कई सारे पूछा जा चुके हैं. ये भी आर्कियोप्टेरिक से भी पूछा जा चुका है, मिसिंग लिंक से भी क्वेश्चन आ चुके हैं. तो कल नेक्स्ट क्लास में मिसिंग लिंक पढ़ाऊंगा, और उसके बाद फिर यही रेडिएटिव एडेप्टेशन क्या होता है ये बताऊंगा आपको, और लैमार्क और डार्विन की थ्योरी बताऊंगा, है ना. और उसके बाद फिर मैं ह्यूमन एवोल्यूशन आपको पढ़ाऊंगा. ह्यूमन एवोल्यूशन का एक पीडीएफ है, मैं आपको समझा भी दूंगा, और उसके साथ में आपको क्या करूंगा, मैं दे भी दूंगा व्हाट्सएप के थ्रू, तो आप उसको पढ़ना. हाँ बोलो. सर क्या कहते हैं सर, मेरे वाले बैच ने कहाँ तक कर लिया था? बस बिल्कुल यहीं तक किया हुआ, ये करो. ओके दोनों बैच पैरेलल चल रहे हैं इस समय करंटली. ओके सर, ठीक है, राइट. थैंक यू सर. वेलकम भाई. किसी को कोई डाउट हो पूछिए. कोई डाउट नहीं,
तो बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक थैंक यू यू सर। सर। वेलकम भाई, बाय।